और ये स्केल हो गया। और ये है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर सिलिंड्रिकल होता है ना, उसके अंदर ये पाइवट है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से एक्ट करता रहेगा इसको। ठीक है, आप कहेंगे कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि जो हमने नॉर्थ पोल लिया है और जो साउथ पोल लिया है वो बनाया ही हमने कर्व। कर्व किस लिए बनाया है? कर्व इस वजह से बनाया है ताकि उसको घूमने की, रोटेट करने की जगह मिले। ठीक है, ये हमने गैप यहाँ पर दिखा रखा है। जनरली ये गैप इतना होता नहीं है, काफ़ी नज़दीक इसको रखा जाता है, क्योंकि अगर उसको स्ट्रेट रखेंगे तो वो टकरा सकता है उसको, तो इसलिए इसको ऐसे कर्व बना दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हाँ साउथ वाली एरो जो है वो उल्टी नहीं मैग्नेटिक। अरे सॉरी, मैंने गलत। अच्छा जी, और अब आप ये देखिएगा, कंस्ट्रक्शन देखेंगे इसकी, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 36 पर। तो ये हमने कहाँ से देखा, ये आप ऐसे देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सामने एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, तो हम उसको ऐसे सामने से सीधा ना देखकर हम उसको ऊपर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई स्टेबलाइजर रखा हुआ है, तो उस स्टेबलाइजर को एक तो सामने है, सामने उसकी स्क्रीन बनी हुई है, नॉब लगी हुई है जिससे हम वोल्टेज को कम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मैनुअली जिसको कम या ज़्यादा वोल्टेज करा जाता है, वैसे वाले स्टेबलाइजर की। तो अगर हम सामने से उसको देखेंगे तो सामने से वो ऐसा नहीं दिखाई देगा। सोचिएगा कि उसका कवर हमने हटा दिया और हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो वो जो सिलेंड्रिकल कोर है वो सिलेंड्रिकल ना दिखाई देगा, ऊपर से सर्कुलर दिखाई देगा। ठीक है, और जो वो रिंग है जो घूमती है वो ऐसे, मतलब कॉइल जो घूमती है पाइवट, वो भी हमको इस तरीके की दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हम ऊपर से देख रहे हैं। अब इसको ऐसे फ्रंट से देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे फ्रंट से देखना चाह रहे हैं, तो ये जो स्केल है ये स्केल थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, पीछे की तरफ दिखाई देगा। तो अब आप ये देखिएगा कि इसी चीज़ को यहाँ पर पेज नंबर 36 पर डायग्राम बनाकर समझाया है। तो ये जो यहाँ पर ऐसे करके दिखा दिया ना, ये कि भाई जैसे टूटा हुआ हो ये मैग्नेट यहाँ से, एक्चुअल में क्या है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये एक हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है। हॉर्सशू टाइप मैग्नेट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हॉर्सशू टाइप मैग्नेट में एक हमको ना 3 चीज़ें चाहिए होती है मैग्नेट में, मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें। पहली चीज़ ये कि जो मैग्नेट है वो जितना लंबा होगा, मैग्नेट जितना लंबा होगा उतना उसका मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मैग्नेट के लंबे होने के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल का एयर गैप जो है वो कम से कम होना चाहिए। मैंने ग्रुप पर डाला नहीं क्या? सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। जूम ही हैंग हो गया आज तक। मैं सोच रहा हूँ किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं करा अभी, हमने कह रहे हैं कि ऑडियो और वीडियो नहीं आ रही है, और बच्चों से ज्वाइन भी कर रखा है, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी, 2018 में ये भी और फ़ोन भी दोनों 2018 में लिए थे, और ये दोनों ही आजकल खेल दिखा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अभी ये वीडियो से काम चलाएंगे ऑनलाइन वगैरह जी। चलिए जी, तो इसमें आप ये देखिएगा कि अब मैं अगला डायग्राम बना रहा हूँ, ये पेज नंबर 36 पर है। मैं बता रहा था कि मैग्नेट हम कौन सी यूज़ करेंगे। तो अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं मैग्नेट की, तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उनके बीच का जो एयर गैप होता है ना, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है
वो डिस्टेंस बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि मैग्नेटिज्म घटने लगता है। तो लेंथ बढ़ाने से मैग्नेटिज्म आप एक तरफ बढ़ा रहे हो, और जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, तो उनका एयर गैप बढ़ता जा रहा है। तो जब एयर गैप बढ़ रहा है तो मैग्नेटिज्म घट भी रहा है, तो जितना बढ़ा रहे हो उतना ही घटा रहे हो, तो मैग्नेटिज्म पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कैसे बनाई जाए, तो उसके लिए क्या करा जाता है कि मैग्नेट को लंबा कर लो, जितना लंबा कर सकते हो, ठीक है, और लंबा करने के बाद में उसको आप ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक है। मोड़ने पर क्या होगा कि आप नॉर्थ और साउथ पोल को नज़दीक लेकर आ रहे हो, यानी कि आपने उसका एयर गैप कम कर दिया। तो इस तरह से मैग्नेट की जो लेंथ है वो भी बढ़ गई, ठीक है, और जो एयर गैप है, एयर गैप भी कम हो गया। तो हमको जितना हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म चाहिए वो हमको मिल जाता है इस तरह से। इसलिए हॉर्स शू टाइप मैग्नेट यूज़ करी जाती है। आता है दिमाग में कि जब बार मैग्नेट थी तो मैग्नेट को ऐसे क्या डिज़ाइन बनाने की क्या ज़रूरत है, घुमाने की क्या ज़रूरत है, वो इस वजह से। हॉर्स शू टाइप मैग्नेट उसको इस वजह से बोला जाता है कि घोड़ा होता है, उसके पैर के नीचे इसी तरीके से, मतलब कर्व की शेप के, वो लोहे की एक प्लेट लगा दी जाती है। वो इस वजह से क्योंकि घोड़े को कंटिन्यूसली उसको दौड़ने का काम करना होता है, तो दौड़ने का जब काम करना होता है तो जो उसके पैर होते हैं वो पैर नीचे से घिसने लगते हैं, तो इसलिए उसके नीचे जो है वो एक मेटल की प्लेट लगा दी जाती है, ठीक है ना। इसलिए उसको हॉर्स शू टाइप मैग्नेट बोलते हैं, कहते हैं कि यही घोड़े का शू है, यही उसका शू है। चलिए जी, देखा है कभी पैर उसका नीचे से, देखा लगाते हुए देखा है कभी? अच्छा, आसानी से लग जाता है, मतलब उसको शायद वहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं होता होगा, वो बड़ा हार्ड होता है, तो वहाँ पर वो मेटल प्लेट लगा के और दो तीन कील ऐसे ठोक देते हैं, तीन इधर, वो सही है अपना। वो एक तरीके से जो हॉर्स होता है वो बोन ही होती है। हाँ, वो कोई हड्डी होती होगी हॉर्स? नहीं, मेटल की प्लेट होती है। नहीं। अच्छा, हाँ, वो बोन ही होती है, वो बोन ही होती है। तो गाय का भी ऐसे ही होता है ना, और जो भैंस है उसका भी ऐसे ही होता है, और वही है, उनको ज़्यादा चलना या दौड़ना नहीं होता। चलिए जी, अब उसके बाद बात करते हैं मतलब इसके ऊपर टर्न पर टर्न है काफ़ी सारी, तो यही वाली टर्न है जो यहाँ पर हमने देखी। अच्छा, उसके बाद ऊपर एक स्पिंडल लगाया जाता है। स्पिंडल मतलब जो कनेक्टेड है इसके साथ में, और यहाँ पर इसके साथ में ऐसे नीचे भी ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्लैट मेटलिक कोई चीज़ है, कोई मेटल का फ्लैट टुकड़ा है ना, और उसमें बारीक सा होल हो रखा है, बहुत बारीक सा होल हो रखा है, तो उसमें ये नीडल यहाँ पर फिक्स हो जाएगी इसकी। इसी तरीके से ऊपर भी एक बारीक सा होल हो रखा है, तो वो नीडल फिक्स हो जाएगी। तो
क्या होगा कि वो बहुत कम पॉइंट होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर कनेक्टेड होगा और यहाँ पर कनेक्टेड होगा, ताकि वो फ्रीली रोटेट कर सके। अच्छा अगर ये नीडल उतनी शार्प ना हो, उतनी पतली ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि रोटेट करते टाइम आवाज़ होगी उसमें, ठीक है, आवाज़ होगी, और जो मतलब रीडिंग आएगी वो भी उतनी एक्यूरेट नहीं आ सकती। तो इस वजह से इसको बहुत प्रिसाइज बनाया जाता है, मतलब बहुत बारीक, जितना बारीक हो सके उतना बारीक बनाया जाता है। तो इसीलिए जो ये है ना, यहाँ पर इसको ना ज्वेल्ट बियरिंग भी बोला जाता है। ज्वेल्ट बियरिंग का मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई सोने चांदी कोई आभूषण लगे हुए हैं। ज्वेल्ट बियरिंग का मतलब ये है कि इसको उतनी प्रिसीजन के साथ बनाया जाता है जितनी प्रिसीजन के साथ ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है। उसमें तो जरा सा भी डिज़ाइन इधर से उधर हुआ तो मतलब गड़बड़ हो जाता है, पूरा डिज़ाइन ही खराब हो जाता है। तो ज्वेल्ट बियरिंग ये है, ये जो है इसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग ये जो इस पर टर्न्स लगे हुए हैं, तो जैसे जैसे वो घूमता है तो इसी के अंदर जो है टेंशन डेवलप हो जाती है और वो वापस उसको खींचकर बुला लेती है अपनी तरफ, नीडल को वापस ओरिजिनल पॉइंट पर ही बुला लेती है। अब नीडल किस तरीके से है कनेक्टेड तो देखिए। अच्छा ये वाला हमारा नॉर्थ पोल हो गया और जो ये वाला है ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये जो इस पर एक एक करके जो लपेट रखा है दिस इज कॉइल, और यहाँ से इससे कनेक्टेड रहता है हमारा पॉइंटर, ये मीटर है इसका, इसको हमने बोल दिया ये 5, 10, 15, 20 इस तरह से स्केल हो गया। किसी भी प्रोग्राम को एंड करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ऑल्ट F4, ये कुछ नहीं हुआ, ऑल्ट डिलीट, इससे भी कुछ नहीं हुआ, इसका मूड खराब हो गया। ऑल्ट डिलीट दबा दो, टॉप नहीं होगा। हाँ कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा दो, टॉप नहीं होगा। हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वो एक गोल गोल सर्कल घूम रहा है बस छोटा सा। चलिए जी, तो ये उसका फ्रंट व्यू हो गया, सामने से फ्रंट व्यू ऑफ पाइवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। ये हेयर स्प्रिंग है, ये वाला जो है ये वही सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया, ये है टर्मिनल्स, और उसके बाद हेयर स्प्रिंग हो गया, जॉइंट बियरिंग हो गया, बस बहुत है। उसके बाद यहाँ पर ये लिखकर बता रखा है कि ये कॉन्केव पोल है, हाँ ठीक है, वो हमने जानबूझकर कॉन्केव बनाया, कॉन्केव मतलब गहरा बनाया ताकि वो घूम सके आराम से। अब सुनिएगा कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। डायग्राम आपने बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद में आप ये पॉइंट्स जो हैं डायग्राम को देखकर ही और एक्सप्लेन करके चले जाओ, रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैल्वेनोमीटर consists of a rectangular coil of fine insulated copper wire wound on a light non-magnetic metallic aluminum frame, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है और फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। तो ये जो फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर यही कॉइल है जो एक के ऊपर एक लपेट रखी है। तो आप इसकी अगर शेप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल की शेप ले रहा है कॉइल, ठीक है। अगला देखिए, द टू एंड्स ऑफ द एक्सल ऑफ दिस फ्रेम आर पाइवटेड बिटवीन टू ज्वेल्ट बियरिंग्स। तो इसके जो दो एंड्स होते हैं, तो एक एंड ये वाला और एक एंड ये वाला, ये ज्वेल्ट बियरिंग से कनेक्टेड होते हैं, इस वाले बियरिंग से और इस वाले बियरिंग से, जिससे ये कनेक्टेड रहेगा तो ये इस तरीके से गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक। उसके बाद द मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग्स ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज के बने हुए हेयर स्प्रिंग्स होते हैं। हेयर स्प्रिंग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक तरफ अगर नीडल घूम गई तो अपना घूम ही गई, ठीक है। तो जैसे ही आप उसमें करंट हटाएंगे, मतलब जहाँ पर आपने उसको कनेक्ट करके देखा है, तो जैसे ही आप उसको हटाएंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, है ना। तो वो स्प्रिंग का काम यही है कि वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो ले आता है।
अच्छा, एक मिनट, बस ये परेशान हो गया मुझसे। इसका एक ही इलाज करना पड़ेगा, बैटरी निकाल दो इसकी, लास्ट में यही होता है। मैंने इसकी बैटरी निकाली चलते हुए सिस्टम की, उधर से मम्मी ने छींका, तो कुछ अपशगुन तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि हो गया आज का। चलिए देखते हैं। हाँ, चल तो जाता ही है, लेकिन आज छींक आई है, इस वजह से डर लग रहा है। चलिए अभी टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में। चलिए, द स्प्रिंग्स प्रोवाइड द रीस्टोरिंग टॉर्क एंड सर्व एज करंट लीड्स। तो जो ये स्प्रिंग्स हैं ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। रीस्टोरिंग मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन में उसको रीस्टोर करना, नीडल। उसके बाद अ लाइट एल्यूमिनियम पॉइंटर अटैच्ड टू द कॉइन मेजर्स इट्स डिफ्लेक्शन ऑन अ सूटेबल स्केल कॉल्ड लीनियर स्केल। तो इस लीनियर स्केल पर ही एक ये लाइट पॉइंटर ये कनेक्ट कर दिया जाता है, जो रीडिंग देखकर बता देता है। अच्छा, उसके बाद a cylindrical soft iron core is mounted symmetrically between the concave poles of the horseshoe type magnet। तो ये जो cylindrical soft iron core है ये बीच में लगा दिया जाता है। This makes the lines of force pointing along the radii of a circle। Such a field is called a radial field। ठीक है, तो इस तरीके का जो फील्ड क्रिएट होता है, ये जो ऐसा आ रहा है ना फील्ड, ये जो कर्व आ रहा है, तो कर्व फील्ड का मतलब ये है कि ये हर पॉइंट पर टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं देखूँ तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए स्ट्रेट होता तो सारी पैरेलल लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सारी पैरेलल होती, लेकिन कर्व्ड है तो ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन में जा रही है। मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करके देखूँ तो ये सारी की सारी उसके सेंटर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल कोर है उसके सेंटर की तरफ जा रही है सारी लाइंस, तो इसलिए इनको ये बोल दिया जाता है, रेडियल फील्ड बोल दिया जाता है। रेडियल फील्ड का मतलब क्या है कि यानी फील्ड दैट एक्ट्स अराउंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसलिए रेडियल फील्ड बोल देते हैं। लास्ट लाइन पेज नंबर 37 पर यही लिखी हुई है। ठीक है जी, उसके बाद आप देखिए थ्योरी एंड वर्किंग। इसमें ना फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि जो आयरन कोर होता है, आयरन कोर और सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है उसका एक चीज़ तो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल आयरन से थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए उसको सॉफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्ट है, वो मुलायम है, मतलब दबाते हैं तो दब जाएगा, इतना सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है। तो और दूसरी जो उसकी खास प्रॉपर्टी ये होती है सॉफ्ट आयरन कोर की कि जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तब उसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, और करंट हटाने के बाद में तब उसका मैग्नेटिज्म वो अपना पूरी तरह से लूज कर देता है। ठीक है ना, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर में और इसमें अंतर होता है। हम सॉफ्ट आयरन कोर सिर्फ यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये जो मैग्नेट है ये पूरी की पूरी परमानेंट मैग्नेट है। ठीक, फिर आयरन रिटेन कर देता है, मतलब आयरन जो है वो मैग्नेटिज्म को रिटेन कर देता है, वो रिटेन कर देता है। सर ये आयरन रिटेन कर देता है, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। हाँ जी सर, ये पाइवट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ खिलवाड़ इसीलिए देते हैं क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक है। अच्छा, वहाँ पहुँच गए अभी सर, क्योंकि ये बहुत अजीब है कि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब क्या कर रहा है? डिस्टर्ब ही तो कर रहा है सर, तभी तो वो रेडियल फील्ड वाली। नहीं, वो उसकी वजह से नहीं हो रहा है, वो इसकी वजह से नहीं हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि हमने यहाँ पर जो ये पोल्स हैं, अच्छा, हमने जो पोल्स हैं ये कर्व बनाए हैं। अगर मान लीजिए कि बिल्कुल सीधी लाइन होती तो सीधी लाइन में तो हम जानते हैं ना, सीधी सीधी लाइन से जाती तो वो आपस में सब पैरेलल होती है ना। हमने कर्व बनाया तो ये इस पॉइंट पर आपने इस पर परपेंडिकुलर बनाया है। अब इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, आप तो कह रहे हैं ये कर्व है, तो कर्व पर परपेंडिकुलर हमेशा ऐसे बनता है कि जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाना चाहता हूँ उस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बना दिया। ठीक है, और उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, तो इस वजह से ही ऐसा। ठीक है ना,
चलिए जी, अब इसके बाद जो है इसकी थ्योरी एंड वर्किंग, पेज नंबर 37 पर थ्योरी एंड वर्किंग जो इसकी लिखी हुई है, भाई इसको समझने की मुझे लगता ही नहीं आपको ज़रूरत है। बिल्कुल सेम जो हमने टॉर्क प्रोड्यूस वाला देखा था, बिल्कुल सेम है। आप ये देखिएगा कि ये कॉइल दिखा रखी है, इसमें इधर ये साइड जो है ये ए है, ये बी है, यहाँ पर करंट इधर की तरफ, यहाँ पर करंट नीचे की तरफ, तो इधर फोर्स अंदर की तरफ, इधर फोर्स बाहर की तरफ। ये ट्राइंगल भी बिल्कुल सेम जो टॉर्क वाला था। तो ये जो आगे की कहानी है ये बिल्कुल सेम आपको जो टॉर्क में आपने करके दिखाया था बिल्कुल वही करके दिखाना है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वही आ गया नीबा साइन थीटा, ठीक है ना, नीबा साइन थीटा आ गया। और फिर हमने बस ये बोला है यहाँ पर कि टॉर्क निकालते टाइम हम ये कहेंगे द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म अ कपल एंड एक्सर्ट्स अ टॉर्क गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जा रहा है, ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जा रहा है वो दोनों फोर्सेस के बीच में लिया जा रहा है, और उसमें जो एंगल होता है वो एंगल होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर फिर वही चीज़ है जो टॉर्क में हमने देखी थी कि करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसलिए वहाँ पर आपने साइन 90 डिग्री लिख दिया और टॉर्क जो है वो NIBA नीबा हो गया उसका, कितना। उसके बाद यहाँ पर जो नई चीज़ हमको देखनी है वो ये देखना है कि रीस्टोरिंग टॉर्क जो है उसके बारे में समझाना है। देखिए इसमें प्लस माइनस का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, डायरेक्शन भी बता देंगे करंट किस साइड से फ्लो कर रहा है, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। देखिए एक करंट ऐसे जा रहा है और एक करंट ऐसे जा रहा है। अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी जिस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है और मैंने थोड़ी देर बाद उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, तो फिर ये डायरेक्शन भी बता देगी कि उसके उल्टा चलेगा। नहीं, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो और वैसे भी हम जब गैल्वेनोमीटर को यूज़ करेंगे तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ भी यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बार बार अपनी डायरेक्शन ही चेंज करता रहता है, एक बार ऐसे फ्लो करेगा, एक बार ऐसे फ्लो करेगा। करंट बार बार डायरेक्शन अपनी चेंज करता है AC। तो इस वजह से डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन आ गया हम ये बताएंगे कि हाँ भाई करंट है। अब वो डिफ्लेक्शन कम आया तो हम कहेंगे करंट कम है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा आया तो करंट ज़्यादा है। और यहाँ पर जो ये स्केल पर ये मार्क कर रखा है ना 5, 10, 15, 20, ये बस ग्रेड्स हैं, ये बस ग्रेड्स हैं कि कितना, मतलब 5 ग्रेड का आ रहा है डिफ्लेक्शन, कम है करंट, 10 ग्रेड का आ रहा है करंट ज़्यादा है, इसका मतलब 5 एम्पियर या 10 एम्पियर नहीं है, ठीक है। हालांकि नहीं, ये एम्पियर है ही नहीं, ये बस ग्रेडिंग है, ये सिर्फ ग्रेडिंग है कि जिससे हमको सिर्फ ये पता चल सके। और ये ग्रेडिंग अगर ना भी हो तो भी हम देख कर बस ये बता पाएँ कि अच्छा पहले बार नीडल यहाँ तक गई थी, अब नीडल यहाँ तक गई है तो करंट ज़्यादा है। तो वो छोटे छोटे जो ग्रेड्स हैं, ये जो हैं डिविजन्स, ये इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि हम ये देखें कि अगर थोड़ा बहुत भी अंतर है तो हम बता सकें कि हाँ मतलब उसमें वो जो करंट था पहले कम था अब ज़्यादा है, ठीक है। सर ये अननोन यूनिट है, ये अननोन यूनिट है, ये अननोन यूनिट है और इसको नोन में कन्वर्ट करेंगे हम, मतलब गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। हाँ चलिए जी, अब इसके बाद है हियर बिकॉज ऑफ रेडियल फील्ड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल रिमेन्स परपेंडिकुलर। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल रिमेन्स, और इसी में आ रही है ना नहीं, ये जब ये कनेक्ट होता है ना ये इसके साथ तो इसकी आवाज़ तो कनेक्टेड है ऑलरेडी। अच्छा, let the torque deflects the coil through an angle alpha. A restoring torque is set up in the coil due to the elasticity of the spring such that tau restoring is directly proportional to alpha.
बेचारे सारे ये सोच रहे होंगे कि उनके यहाँ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। बहुत देर में ध्रुव का मैसेज आया कि ऑडियो वीडियो नहीं आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ थी। सर ये विंडोज कौन सी आपके लैपटॉप 10 है? तो सर जब आई थी जब लाया था तब का कौन सी थी? क्या? जब आप लाए थे लैपटॉप हाँ तब से 10 ही है। प्रोसेसर भी i5 है। i5 अभी भी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है, हालांकि i8 तक आ गया, i9 तक आ गया। i9 तक है। सर इवन नंबर में कोई प्रोसेसर नहीं। अच्छा मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने i8 बताया था। सर BMW की गाड़ी है i8। सर i3 है, i5 है, i7 है, i9 है। अच्छा मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने i8 बताया था कि अब तो 8 तक आ गया है। आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? चलिए जी, आज तो पता ही नहीं चला मेरे को इधर, मुझे लगा किसी ने ज्वाइन ही नहीं करा। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स दिखाई नहीं रहा था, तो बहुत देर बाद ध्रुव का मैसेज आया तब लगा कि कुछ गड़बड़ है। चलिए आज का जो शुरुआत का है वो तो फिर वीडियो देखकर काम चलाना भाई आप, है ना? मैंने ये बताया था अभी, और इसमें हम टॉर्क वाला कर रहे हैं। तो पेज नंबर 38 पर आप आ जाइए। पेज नंबर 37 देखिएगा नोट्स में। पेज नंबर 37 में जो थ्योरी एंड वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन वाला जो है वो कंस्ट्रक्शन वाला आप वीडियो देख लेना और नोट्स रखना साथ में, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। थ्योरी एंड वर्किंग वाला जो है ये वाला पोर्शन, ये भी बिल्कुल सेम है जैसे टॉर्क प्रोड्यूस वाला हमने करा था लास्ट क्लास में। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक पेज नंबर 38 तक, जहाँ पर टाउ इज इक्वल टू NIBA तक बता रखा है, पेज नंबर 38 तक यहाँ तक बिल्कुल सेम है जो हमने टॉर्क वाला लास्ट क्लास में करा था। ठीक, उसके आगे चलेंगे। उसके आगे है कि लेट द टॉर्क डिफ्लेक्ट द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा, a restoring torque is set up in the coil due to the elasticity of the springs such that tau restoring is directly proportional to alpha। अब है क्या कि इसका गैल्वेनोमीटर का जब नीडल घूमता है तो वो घूमने के बाद में जब हम टर्मिनल्स, ये जो टर्मिनल्स लगा रखे हैं इस पर हम क्या करेंगे कि टच करके कनेक्ट करके देखेंगे किसी भी सर्किट में कि उसमें करंट है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमने देखा कि डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है कि भाई करंट है उसमें, तो फिर हमने उसको हटा दिया वहाँ से। जब हम उसको हटाएंगे तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में कैसे आता है कि इसको ना स्प्रिंग वापस खींच लेते हैं। ठीक है, जो क्लॉकवाइज घूमा था वो एंटी क्लॉकवाइज वापस घूमकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो जितना एंगल को घूमता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाउ रीस्टोरिंग is directly proportional to alpha। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो उसको हटाकर इक्वालिटी साइन लगाकर एक कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं। तो टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू k अल्फा। सर अल्फा डिक्रीज में होता है रेडियंस? जो अल्फा है वो अंकन है, वो डिग्रीज में रखता है, रेडियंस में कोई बात नहीं। Where k is the torsion constant of the springs, that is torque required to produce unit angular twist. In equilibrium position, restoring torque is equal to deflecting torque. तो जो deflecting torque था वो था NIBA। तो equilibrium position में, in equilibrium restoring torque is equal to deflecting torque is equal to deflecting torque। रीस्टोरिंग टॉर्क हमने निकाला k अल्फा और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम निकाल चुके थे NIBA। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा नॉर्मल जो टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन कॉइल वाला हमने निकाला। तो k अल्फा इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है NIBA। यहाँ से अगर आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? NIBA अपॉन k
के होता है टॉर्जन कांस्टेंट किसी भी स्प्रिंग में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इंटू आई। अब ये जो एन बी ए अपॉन के है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या है, अल्फा क्या है कि कितना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना कम करंट होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। बस ये चीज़ बताने के लिए बताया था। Thus the deflection produced in the galvanometer coil is proportional to the current flowing through it, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब करंट जो है उसको अगर निकाला जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ तो अल्फा हमने निकाला, अगर करंट निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए, के अपॉन एन बी ए, के इधर चला गया, एन बी ए डिनोमिनेटर में इंटू अल्फा, और के अपॉन एन बी ए को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट ले लेते हैं कैपिटल जी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 39 पर। द फैक्टर g इज इक्वल टू k अपॉन nVA इज कांस्टेंट फॉर अ गैल्वेनोमीटर एंड इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। उसके बाद देखिएगा, फिर ये छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं, ये बताता हूँ। जैसे ये है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ये बता रहा हूँ जैसे figure of merit of a galvanometer is defined as the current which produces a deflection on one scale division, current which produces a deflection on one scale division in the galvanometer and is given by G is equal to I upon alpha. आई अपॉन अल्फा, हाँ जी, आई अपॉन अल्फा अगर हम कर देंगे तो आई अपॉन अल्फा से क्या आ जाएगा, के अपॉन एन बी ए ही आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, फिगर ऑफ मेरिट ये होता है आई अपॉन अल्फा, मतलब क्या है कि वो ये बोल रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज द करंट व्हिच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑन वन स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर। वन स्केल डिवीजन का मतलब क्या है कि अल्फा क्या है, अल्फा ये है कि भाई इतना डिग्री था हमारा, इतना डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं 1 डिग्री में बता दो, 1 डिग्री में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब वो क्या है कि वो आपने आई को अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 डिग्री में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो आई अपॉन अल्फा जब करा गया तो पहले तो उसको नाम दिया गया था फिगर ऑफ मेरिट, फिर जब आई अपॉन अल्फा करके देखा गया तो आई अपॉन अल्फा तो भाई जी के ही इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है उसको फिगर ऑफ मेरिट भी कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो है, जो जी है, उसको हम फिगर ऑफ मेरिट भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है भाई, एक चीज़ तो ऐसी है कि आपने खूब करंट प्रोवाइड करा दिया लेकिन डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा है, या बहुत मामूली सा डिफ्लेक्शन आ रहा है, और एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है हल्का सा भी करंट दिखा रहे हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब हाँ वो ज़्यादा सेंसिटिव है ना, यानी कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा प्रिसाइज है। तो देखिएगा, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू इट और अ स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। अगर छोटा सा वोल्टेज भी अप्लाई करें या छोटा सा करंट भी प्रोवाइड करें तो भी वो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो कर दे, तो ऐसी इस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो हाईली सेंसिटिव है, ऐसा करना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर ये निकालने के लिए पूछा जाए तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है वो देखिएगा। करंट सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या है, अल्फा है ना, यूनिट करंट का मतलब अल्फा अपॉन आई निकालना है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड है ना पर यूनिट करंट, तो अल्फा अपॉन आई, आई एस बोलते हैं इसको।
करंट सेंसिटिविटी हो गया IS, ये हो गया डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट अल्फा अपॉन आई, तो ये उल्टा हो जाएगा MPa अपॉन K, या फिर इसको 1/G भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या था? करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये क्या डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो जस्ट उसका उल्टा हो गया। उसके बाद देखिएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, करंट सेंसिटिविटी था तो अल्फा अपॉन आई था, वोल्टेज सेंसिटिविटी है तो अल्फा अपॉन वी होगा, है ना। तो वही चीज़ है, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, है ना। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, तो Vs इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वी। अब रिलेशन में भी तो था नहीं, क्या करेंगे, IR कर देंगे उसको, अल्फा अपॉन IR इज इक्वल टू 1/R इनटू अल्फा अपॉन आई। अल्फा अपॉन आई की जगह ये आ जाएगा MV अपॉन K, MV अपॉन K, ये होगा Vs, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। अगला लिखा है कि पेज नंबर 40 पर आइए, क्लियरली वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन R, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी ये है और अपॉन R डिवाइड में R। अच्छा, फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है, अरे भाई ऑनलाइन वालों को अभी आवाज़ आ रही है ना सभी को? yes, sir. चलिए ठीक है। Factors on which sensitivity of a moving coil galvanometer depends. First, number of turns, capital M in its coil, ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड D पर डिपेंड करता है। तीसरा एरिया A ऑफ द कॉइल, और चौथा क्या है, टॉर्जन कांस्टेंट K ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। ये तो फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है, उसी से समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज करा जा सकता है, क्या करना है, सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, तो जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको इंक्रीज कर दो, यानी कि जो न्यूमरेटर में n को बढ़ा दो, b को बढ़ा दो, a को बढ़ा दो, वही है बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड ऑफ द कॉइल इंक्रीजिंग, है ना। दूसरा बाई इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B, तीसरा बाई इंक्रीजिंग द एरिया A ऑफ द कॉइल, चौथा ये टॉर्जन कांस्टेंट है इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, K को डिक्रीज बाई डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द टॉर्जन कांस्टेंट K, ठीक है। इनमें दोनों में तो कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की एडवांटेजेस देखेंगे जरा। As the deflection of the coil is proportional to the current passed through it, so a linear scale can be used to measure the deflection. तो एडवांटेजेस ये हैं कि एक लीनियर स्केल भी, लीनियर स्केल मतलब अगर आपके पास स्केल नहीं भी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक लीनियर स्केल रखकर आप उस पर भी कह देंगे कि अच्छा इसमें कम दूर तक जा रहा है पॉइंटर तो करंट कम है, उसमें ज़्यादा दूर तक जा रहा है तो करंट ज़्यादा है, बस। तो ये पहली एडवांटेज होगी। दूसरी एडवांटेज, a moving coil galvanometer can be made highly sensitive by increasing N, B, A and decreasing K। उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जा सकता है N, B और A को बढ़ाकर और K को डिक्रीज करके, ठीक है, ये दूसरा एडवांटेज। उसके बाद तीसरा, as the coil is placed in a strong magnetic field of a powerful magnet, its deflection is not affected by external magnetic fields. This enables us to use the galvanometer in any position। इसका मतलब क्या है कि जो कॉइल है, कॉइल को ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। ये जो परमानेंट मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करती है। मोरोवर आपने उसकी लेंथ बढ़ाकर और आपने उसको हॉर्सशू वाली शेप दे दी, तो आपने उसका मैग्नेटिज्म और बढ़ा दिया और कॉइल को पूरा इंटैक्ट उसके बीच में रखा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो आसपास अगर कोई दूसरे मैग्नेटिक फील्ड्स भी हैं तो उनका गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। गैल्वेनोमीटर प्रॉपर्ली काम करता है, क्योंकि हम अभी भी बैठे हुए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी हमारे चारों तरफ घूम रहा है। भाई मोबाइल फ़ोन की जो वेव्स है ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने सुना ही होगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो वो चारों तरफ हमारे चारों तरफ घूम ही रही है, ठीक है। इंटरनेट की जो वेव्स है, जो वाईफाई हम बोलते हैं, तो वो चारों तरफ घूम रही है, तो इस वजह से उस चीज़ से बचा नहीं जा सकता। वो वेव्स तो हमको चारों तरफ से घेर चुकी हैं, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को भी घेर चुकी होगी, लेकिन गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन पर उसका असर नहीं पड़ता। ये एडवांटेज है इसका तीसरा।
चौथा है एज द कॉइल इज बाउंड ओवर अ मेटालिक फ्रेम द एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द फ्रेम ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली। हाँ जी, एडी करंट्स जो हैं, एडी करंट्स के बारे में ना अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एडी करंट्स क्या होते हैं? ये एक इस तरीके के करंट होते हैं कि वो लेंस लॉ पढ़ा है, लेंस लॉ आपने पढ़ा होगा, उसमें वो बताते हैं कि ये जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ इसको प्रोड्यूस करती है ये उसी का अपोज करने लगता है। जो मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोड्यूस करता है वो उसकी डायरेक्शन उसी के अपोजिट हो जाती है, यानी कि उसी का वो अपोज करने लगता है। तो उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ कहीं पर भी है वहाँ पर करंट भी होगा। तो वो जो करंट प्रोड्यूस होता है अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी को हम एडी करंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोला कि एज द कॉइल इज बाउंड ओवर अ मेटालिक फ्रेम द एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द फ्रेम ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसको आगे पहुँचा रहा है, डिफ्लेक्शन कर रहा है, तो जो एडी करंट्स प्रोड्यूस हुए हैं, एडी करंट्स क्या करेंगे, वो उसी मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने लगेंगे, यानी कि उसको वापस रेस्ट में ले आएंगे फटाफट। ठीक है ना, तो जो ये है आपका, और साथ में दूसरा काम उसकी हेल्प कर देता है स्प्रिंग उसको वापस खींचने में मदद करता है, और एडी करंट उसको अपोज करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर हमने करंट कर दिया तो वो मतलब वो आगे बढ़ा हुआ है तो बढ़ा ही रहेगा, वो एक बार डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन शो कर दिया दैट मीन्स करंट है वही इसमें, तो इसको संभल कर हाथ लगाना किसी भी सर्किट। ठीक है जी, ये एडवांटेजेस हो गए। फिर डिसएडवांटेजेस देखिए, दो हैं। द मेन डिसएडवांटेज इज दैट इट्स सेंसिटिवनेस कैन नॉट बी चेंज्ड एट विल। इसका जो मेन डिसएडवांटेज है कि जो इसका सेंसिटिवनेस है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एट विल, हम खुद मतलब अपनी इच्छा से उसकी सेंसिटिविटी को ऐसे नहीं बढ़ा सकते, बाहर से नहीं बढ़ा सकते, तो उसको खोलना पड़ेगा, खोल के उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, कॉइल को लेकर आना पड़ेगा, एरिया बढ़ाने के लिए हमको कॉइल की लेंथ या कॉइल की ब्रेथ बढ़ानी पड़ेगी, मतलब वो पूरा एक मैकेनिकल प्रोसीजर है। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास बाहर कोई नॉब दे रखी है और आप उस नॉब की हेल्प से उसकी सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक, समझ गए? तो मैकेनिकली करा जा सकता है, लेकिन एट विल, मतलब आप चाह करके अभी मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, अभी मैं इसको कम करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं होगा। ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, all types of moving coil galvanometers are easily damaged by overloading. A current greater than that which the instrument is intended to measure will burn out its hair springs or suspension. तो इसका मतलब क्या है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, अब हमें उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो देखनी पड़ेगी कि भाई ये इतना ही करंट मेजर कर सकता है। उससे ज़्यादा वैल्यू का करंट अगर आपने प्रोवाइड कर दिया तो वो बर्न आउट हो जाएगा, फूक जाएगा। तो जिसको कह देते हैं ना कि ये चीज़ फूक गई है, तो वो फूक जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है। इतना इसमें करना है गैल्वेनोमीटर में। उसके बाद इसके क्वेश्चन हैं पेज नंबर 41 पर, ये क्वेश्चन हमको करने हैं। और फिर ये दो टॉपिक्स हैं, बड़े आसान टॉपिक हैं, बड़े इंटरेस्टिंग भी है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। ये आपका 2 क्लासेस का बचा हुआ है काम, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास दूँगा, तो प्रिपेयर होना, कोई 9 सवा 9 बजे करीब। ठीक है।